अगर आप सभी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, कक्षा 10th में पढ़ते हैं, तो आप सभी को जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है उससे हम आज आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में से प्रत्येक वर्ष इससे जो हमने 15 प्रश्न लाए हैं, इसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट देरी न करते हुए जल्दी से इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे हमारा प्रकाश कहीं रहता है तभी हमको कोई वस्तु दिखता है, अगर प्रकाश नहीं रहता है तो हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखता है। अब इसके प्रकाश के बारे में कुछ नोट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमारा एक प्रकार का ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करता है और इसकी निर्वात में जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और यह सरल रेखा में गमन करता है। कभी भी जो प्रकाश होता है वो हमारे सरल रेखा में गमन करता है और जो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है और दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब देखिए, कोई एक छोटा सा कण होता है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है चारों तरफ से तो वो उस प्रकाश को अवशोषित करके फिर पुनः उसे विकिरित करता है, ऐसे फैला देता है ऐसे ऐसे चारों तरफ। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई सतह है, जैसे ये देखिए सतह है और यहाँ से प्रकाश पड़ता है तो वो पुनः टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कहीं कोई दर्पण है और उससे प्रकाश आ रही है, कहीं कोई वस्तु से प्रकाश आ रही है और आने के बाद और टकराने के बाद जहाँ पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, मतलब इधर दर्पण में हमें इधर मिलती हुई प्रतीत होगी तो यही हम पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। जी, यह कितने प्रकार का होता है। तो यह हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण हमेशा इस तरह बनता है, जब इससे प्रकाश आता है, कोई वस्तु से प्रकाश आता है और टकराता है पुनः, और टकराने के बाद इधर से जाता है और ऐसे जाता है तो यहाँ पर हमारा जो बनता है वो हमारा बनता है एक प्रतिबिंब। इसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह उल्टा बनता है, किसी भी अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब हमारा वास्तविक कटांश बनता है, वास्तव में बनता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगला इसी का है जो दूसरा होता है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब, यह इसका 2 प्रकार होता है। तो दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को अब देखेंगे। उसी में एक नोट है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब है हमारा दूसरा नंबर उसी का कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण बनता है और ये हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। यह वास्तव में कटान से, वास्तविक कटान से नहीं बनता है। वास्तव में नहीं लगता है कि ये कटता है, लेकिन ये वह काल्पनिक रूप से कटता है, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। देखिए, वो इधर है वह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और इधर है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए, यह वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह हमारा वास्तविक कटान से बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यह काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा
सीधा बनता है। अब इसे पर्दे पर उतारा वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, उतारा जा सकता है। ये दर्पण के सामने बनता है। आप लोग को दिखाएँ कि जो अवतल दर्पण में ये दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण क्या है हमारा पीछे बनता है, यह उत्तल दर्पण बनता है और यह अवतल दर्पण बनता है। अब इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि दर्पण किसे कहते हैं? तो हमारा देखिए दर्पण किसे कहते हैं देखिए यहाँ से दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो दर्पण कहलाता है। मतलब देखिए कोई मानते हैं कि ये दर्पण है, इसका ये चिकना होता है, चमकीला होता है और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है और इसका एक जो भाग रहता है हमारा वो रंगा हुआ होता है। जैसे कि हमारे घर में जो आईना लगा हुआ होता है, वो प्रकाश के नियम का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम का और उसका एक भाग रंगा हुआ होता है, एक भाग नहीं रंगा हुआ होता है। तो जिस तरफ रंगा होता है उस तरफ हम नहीं चेहरा देखते हैं, जिस तरफ नहीं रंगा होता है उस तरफ हम चेहरा देखते हैं। अब देखिए यह कितने प्रकार का होता है देख लीजिए यह भी। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जो दर्पण होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलय दर्पण। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब गोलीय दर्पण जो होता है वो हमारा किसी खोखला गोला, जैसे हम क्रिकेट का बॉल होता है, वो खोखला होता है। उसी प्रकार कोई शीशे का टुकड़ा खोखला गोला होता है, उसी का जो एक भाग होता है, उससे जो प्रकाश का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार के दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। जो इस प्रकार बनता है, कोई दर्पण इस प्रकार बनता है देखिए, जब जब दर्पण इस प्रकार बनता है, इस तरह रहता है और उसका बाहरी पृष्ठ इस तरह रचित किया हुआ रहता है, मतलब पेंट किया हुआ रहता है और प्रकाश का परावर्तन यहाँ से होता है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। और जब बनता है हमारा एक दर्पण इस तरफ बनता है जिसका आंतरिक भाग रचित किया हुआ रहता है, तो यहाँ से प्रकाश का हमारा परावर्तन होता है, तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। देखिए अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बताया। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। आप लोग को दिखाएं कि अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसके आगे है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है और जो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। और फिर देखिए अगला इसमें है कि बड़ा अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसमें छोटा और बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। और चौथा है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। जो हमारा देखिए जो अवतल दर्पण में होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसमें वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा और उल्टा दोनों बनता है। और लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। देखिए उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग हमेशा पूछता है। देखिए उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। पहले देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग पहले हमको लिखा गया है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है हमारा वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में होता है। मतलब हमारा जो वाहन चलाते हैं उसमें आप लोग देखेंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे आप लोग, तो मोटरसाइकिल में एक शीशा लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। और दूसरा होता है बाजारों और गलियों में लगे स्ट्रीट लाइट में, आपके जो आसपास गली में या कहीं पर स्ट्रीट जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और कुछ माइक्रोस्कोप में, जो माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें भी लगा हुआ रहता है। अब है अवतल दर्पण का में उपयोग। तो अवतल दर्पण में होता है हमारा उपयोग जो होता है वो हजामती के रूप में, मतलब जो सैलून होता है उसमें जो हुआ रहता है वो दर्पण, वो अवतल दर्पण होता है। अब फिर होता है रोगियों के नाक कान गला देखने में, मतलब रोगी के नाक कान जो गला देखने के लिए डॉक्टर जो शीशे का प्रयोग करता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है। और फिर होता है सोलर कुकर में जो दर्पण का प्रयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। और उसके बाद होता है हमारा टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में, मतलब कि जो हमारा टॉर्च होता है
और जो सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट भी उसी प्रकार का होता है जो थोड़ा ऊपर पोल वोल पर टंगा हुआ रहता है। और वाहनों का जो हेडलाइट में लगता है, मतलब वाहन जो गाड़ी के जो आगे का हेडलाइट मतलब लाइट रहता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। अब इसका अगला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें, इसके किरण को दर्शाएं। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम जो होता है, वो होता है प्रकाश के नियम के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए यहाँ से, यह हमारा हो गया आपतित किरण, यह हमारा हो गया परावर्तित किरण और यह हमारा हो गया अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए कह रहा है ना, देखिए यह आपतित किरण है जो है हमारा यहीं पर आकर आया है, परावर्तित किरण भी यहीं से हमारा गया है और आप अभिलंब जो है यहीं आया है। तो तीनों जो होता है वो एक ही तल में होता है, यह कह रहा है। तो यह हमारा दिख रहा है कि यह तीनों एक ही तल में होता है। और इसका जो दूसरा है, दूसरा नियम है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से मतलब छोटा आई से तथा परावर्तन कोण को छोटा आर से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए, यह हमारा आपतन कोण हुआ और यह हमारा परावर्तन कोण हुआ। यह आपतन कोण, यह हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण हुआ। यह हमारा अभिलंब, इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा, जिसे छोटा आई से, और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे छोटा आर से सूचित करते हैं, यह परावर्तन कोण बनता है। अब दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग को जो मैंने यह 15 क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से। अगर समझ में आया तो इसको आप लोग रट के या किसी तरह समझ के भी अगर याद करने की क्षमता हो तो याद कर लीजिएगा। ये इन्हीं 15 प्रश्नों में से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आएँगे। और रटने के बाद आप लोग को अगर याद हो जाएगा तो आप इसे एक बार ट्राई करिएगा अपने से लिखने के लिए कि हमें क्षमता है कि नहीं, कि लिख सकते हैं या नहीं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो फिर से याद करके फिर से लिखिएगा, उसको रिवाइज बार-बार करिएगा। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव भी लाएँगे। चलिए तो धन्यवाद।